ऑलराइट, सो बिजनेस स्ट्रक्चर चैप्टर 2 है आपका। उससे पहले हम लोग इकोनॉमिक सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर या हमारी इकोनॉमी जो है वो कितने सेक्टर्स के अंदर डिवाइडेड होती है। सही है। तो सबसे हमारी जो बेसिकली जो हमारे पुराने हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग पढ़ते थे कि इकोनॉमी जो है वो 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड होती है। सही है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। हाउएवर आजकल का दौर जो है इतना आईटी रिलेटेड दौर है, तो एक और सेक्टर जो है वो आपका बन चुका है विच इज द पार्ट ऑफ टर्शियरी सेक्टर। सही है, विच इज योर क्वाटरनरी सेक्टर। तो हम लोग एक एक करके ये डिस्कस कर लेते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर इज एन इकोनॉमिक सेक्टर विच कंबाइंस ऑल द बिजनेसेस that extracts raw materials and supply it to the secondary sector. For example, oil refineries. तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर वो इकोनॉमी के वो सारे बिजनेसेस आ जाते हैं जो रिलेटेड होते हैं इन एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब ऑयल रिफाइनरीज जो होती हैं उनका काम क्या होता है, ऑयल निकाल के आगे पास करना टू द सेकेंडरी सेक्टर। तो ऑयल रिफाइनरीज वगैरह का जो काम होता है वो सारा आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाता है। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर इज एन इकोनॉमिक सेक्टर विच कंबाइंस ऑल द बिजनेसेस। सही है, जो के वैल्यू एडिशन की तरफ जाते हैं। दैट इज के ये फैक्ट्रीज वगैरह होती है जो रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करती है इनटू फिनिश गुड और सेमी फिनिश गुड। सही है। तो जो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है इनटू सेमी फिनिश गुड और फिनिश गुड्स, तो वो फैक्ट्रीज वगैरह सारी आपकी सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होती हैं। फिर एक फिर है टर्शियरी सेक्टर which is an economic sector which combines all the businesses that provide services to the consumers. तो वो सारे businesses जो हैं जो provide करते हैं services to the consumer, तो ये वो होते हैं आपके tertiary sector. For example, hospitals, सही है, आपके ये teaching वाले schools, education institutes, ये सारी चीजें आपकी universities, banks, insurance companies, ये सारे आपकी किस में आ जाते हैं, tertiary में। जो आपके travel and tourism, ये सारे वो बिजनेसेस हैं जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो सारे टर्शरी सेक्टर में आ जाते हैं। और टर्शरी का पार्ट ही होता है, सही है, दैट इज योर क्वाटरनरी सेक्टर बिजनेस एक्टिविटी, और बिजनेसेस प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज सच एज कंप्यूटिंग, वेब डिजाइन, आईसीटी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं विद सॉफ्टवेयर्स, वेब पेज डेवलपमेंट, अपनी आपकी वेबसाइट्स बनाती हैं, आपकी वेब डिजाइनिंग करती हैं, आपको आपकी कंट्री में आईटी वगैरह जो है वो उसका इंस्टॉलेशन करती हैं। ये सारी चीजें जो है वो क्वाटरनरी सेक्टर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आ जाती हैं। तो ये भी टर्शरी का ही पार्ट होता है, क्योंकि ये भी सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपको, ये सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, सर्विस है ये भी, वेबसाइट डेवलप करके दे दी, आपके साथ हेल्प कर रहे हैं रिसर्च करने में, मार्केट रिसर्च करने में, प्रोडक्ट्स बनाने में, ये भी आपके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो ये भी आपका जो है वो टर्शरी सेक्टर का पार्ट होता है। तो अब यूजुअली हम लोग जो है वो चार जो है वो आपके सेक्टर्स पढ़े होते हैं। फिर फर्दर अगर हम बात करें कि इकोनॉमी के बारे में, तो इकोनॉमी में हम बात करते हैं ओनरशिप की। तो ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है, या तो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर्स में डिवाइडेड होती है। तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं? कंप्राइजेज ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबल टू एंड कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट। कि वो सारे बिजनेसेस जो स्टेट या गवर्नमेंट ओन करता है ना, उसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर। क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर। हाउएवर वो सारे बिजनेसेस जो इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओन कर रहे होते हैं, तो उनको हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। सही है। तो दोनों में फर्क क्या है? पब्लिक सेक्टर आर ऑल दोज बिजनेसेस दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, and secondly private sector businesses are all those businesses that are owned by individuals or group of individuals। जैसे मैं आप सब जो है बिजनेस स्टार्ट करें अगर, सही है, और वो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर बिजनेस में आएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी। हाउएवर अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो के इलेक्ट्रिक, स्विस सदर्न गैस, और वो आपका जितने भी वाटर बोर्ड हो गया, आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, जिना वगैरह, ये सारे आपके किसके अंदर आ जाते हैं? पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। और बेसिकली ये जो दो ओनरशिप है, इसी से हमारे ये तीन इकोनॉमिक सिस्टम रिलेटेड है। ये इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो आपके सिलेबस का इतना पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समझा रहा हूँ आप लोग को यहाँ पे। अब मिक्स्ड इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी, ये तीन टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज होती हैं आपकी। सही है। और इसके अंदर रिसोर्सेज जो है वो डिफरेंट तरीके से कंट्रोल होते हैं। कमांड इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर ओन एंड प्लान एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। इसके अंदर जो है वो कमांड इकोनॉमी के अंदर आपके सारे बिजनेसेस पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस होते हैं, कोई भी प्राइवेट का दखल अंदाजी नहीं हो रही होती। तो जैसे नॉर्थ कोरिया है, सही है, वो आज तक कमांड इकोनॉमी पे ऑपरेट कर रहा है। सही है। जो
वहाँ का जो लीडर है, सही है, जिम वो उसका नाम पता नहीं, मैं बोल रहा हूँ दिमाग से निकल रहा है, अजीब से ही नाम है, किम जोंग करके ऐसा कुछ नाम है। तो वो कमांड इकोनॉमी को फॉलो कर रहा है कि वहाँ पे ना सारे गुड्स और सर्विसेज जो है वो गवर्नमेंट ही बना रही होती है और गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रही होती है, और सिर्फ एसेंशियल चीज। वहाँ पे लोगों के पास ना आईफोन है, ना सिनेमाज है, ना मॉल्स हैं। तो ये वो अभी तक कमांड इकोनॉमी में जी रहे हैं। फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी है। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि वो सारे बिजनेसेस जो कि प्राइवेट सेक्टर ओन करता है, इसके अंदर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल जीरो होती है। तो इकोनॉमिक resources are owned largely by the private sector with very little state intervention। जैसे यूएसए है, तो यूएसए में ज्यादातर लार्जली जो है वो कौन ओन करता है चीजें, आपका प्राइवेट सेक्टर ओन करता है, और गवर्नमेंट जो है वो इतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रही होती। हाउएवर गवर्नमेंट के थोड़े बहुत इंटरफेरेंस होती है कि थोड़ी बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन और प्राइसिंग कंट्रोल्स लगाते हैं। तो वी कैन नॉट से दैट यूएस इज a completely free market economy, but we can say that to some extent it is a free market economy। And then third is the mixture of both, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, and economic resources are owned and controlled by both private and public sectors। तो वो दोनों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है कि पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर दोनों जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इस इकोनॉमी में। तो ये तीन इकोनॉमिक सिस्टम है, और इसके अंदर रिसोर्सेज इस तरीके से कंट्रोल होते हैं। कमांड इकोनॉमी में सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। फ्री मार्केट इकोनॉमी में सारे रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर्स कंट्रोल करते हैं। और मिक्स्ड इकोनॉमी में सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जैसे पानी, बिजली, गैस, ये सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट ओन करती है। और उसके अलावा जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस, जितने भी बॉन्ड्स, गाड़ियां वगैरह, ये सारी चीजें बन रही होती हैं, ये कौन बना रहा होता है, प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस, जैसे पाकिस्तान में आप लोग देखते हैं। with the reason for and the consequence of changing relative importance of these sectors। तो ये अब इकोनॉमिक सेक्टर्स आपके उसकी इंपॉर्टेंस में चेंजेस आ रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो प्राइमरी सेक्टर है, पाकिस्तान में अगर इनिशियली देखा जाए, ये चले आप दुबई की एग्जांपल लेते हैं, तो दुबई जो है वो 1972 नहीं, दुबई जो है वो मेरे ख्याल से 1980s में या 70s में जो है वो स्टार्ट हुआ था। मतलब वहां पे लोग गए थे और वहां पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी। तो डेवलपमेंट स्टार्टेड व्हेन ऑयल जो है वो वहां से निकला था। तो ये तेल निकला था वहां से, और वहां पे जाके फिर प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा पीक पे गया था, क्योंकि लोग जो है वो ऑयल निकालना शुरू कर रहे थे। वहां पे ऑयल रिफाइनरी सेटअप हो रही थी, और सारे बिजनेसेस जो है वो ऑयल की तरफ काम कर रहे थे कि ऑयल निकालेंगे यहाँ से, और ऑयल निकाल के हम लोग सेल करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियली शुरू के 20 साल जो है वो ऑयल रिफाइनरी सेटअप हुई, ऑयल रिफाइनरीज ने कमाया। सही है। हाउएवर कुछ अरसे बाद क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वहां पे आने लगा, और ऑयल रिफाइनरीज जो है वो उससे कंपैरेटिवली जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी, तो ये जो चीजें बनाने वाली इंडस्ट्रीज थी, वो ज्यादा होना शुरू हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि आज के दौर में देखा जाए तो सेकेंडरी सेक्टर की अब इम्पोर्टेंस कम हो गई है, और टर्शरी मतलब टूरिज्म, ट्रैवल, वो लोग ज्यादा उससे कमा रहे हैं। तो टर्शरी सेक्टर जो है वो ज्यादा उनका हो गया। तो अब देखें दुबई के अंदर, दुबई की इकोनॉमी अगर हम स्टडी करें तो उसमें आपका तीनों के फेजेस आपको मिलेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। तो अब ऐसा क्या हुआ कि प्राइमरी से आप मूव हुए सेकेंडरी पे, सेकेंडरी से मूव हुए टर्शरी पे। इट डिपेंड्स ऑन नंबर वन, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स। सही है। इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था तो प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारे एम्प्लॉयज आपके काम कर रहे थे, तो आपके एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो प्राइमरी सेक्टर में जो है वो ज्यादा था कंपेरेटिवली दोनों अदर सेक्टर में। हाउएवर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, सेकेंडरी सेक्टर में लोग ज्यादा आने लगे, काम करने लगे, और प्राइमरी सेक्टर में आपकी वर्किंग जो है वो एम्प्लॉयमेंट लेवल्स कम हो गए। सही है। लेट्स सपोज अगर 100% है, सही है, तो 100% में से आपका 60% प्राइमरी में था, 20% सेकेंडरी में था, या 30% सेकेंडरी में था, और 10% टर्शरी में था। हाउएवर जब चेंजेस हुआ है, सही है, रिलेटिव इंपॉर्टेंस चेंज हुई, तो क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर में आहिस्ता आहिस्ता कम होकर 40% गया। सही है। सेकेंडरी सेक्टर पे जो है वो 60% पे चला गया, और आपका या इसको हम 50 कर लेते हैं, 50 से उस पर चला गया, और 10% आपका टर्शरी में रहा। और आजकल के दौर में देखा जाए तो 50% जो है वो आपका टर्शरी में है, और बाकी प्राइमरी और सेकेंडरी में इतना ज्यादा नहीं है। तो चेंजेस इन इम्पोर्टेंस द इकोनॉमिक सेक्टर्स डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयमेंट लेवल्स। तो ये आप पाकिस्तान में देखें तो एग्रीकल्चर साइड पे ज्यादा है हमारा, क्योंकि एग्रीकल्चर पे जो है वो फार्मर्स वगैरह जो इंडस्ट्री, आप पंजाब वगैरह चले जाएं तो वहाँ पे फार्मिंग वगैरह बहुत ज्यादा पीक पे। तो ये तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो आपके
काफी ज्यादा है इन द प्राइमरी सेक्टर कंपैरेटिवली, तो प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आउटपुट लेवल्स एज प्रोपोर्शन ऑफ द होल इकोनॉमी, आउटपुट लेवल मतलब कि कितना आउटपुट पर सेक्टर बन रहा है, सही है। तो फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर अगर कंट्री के इकोनॉमी में 60% आउटपुट दे रहा है और बाकी दो जो है वो मिलकर 40% दे रहे हैं, तो फॉर द कंट्री द इम्पोर्टेंट इज प्राइमरी सेक्टर, सही है। तो दुबई की देखें तो इनिशियली दुबई में जो है वो प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा जो है वो आपका प्राइमरी सेक्टर इनिशियली जो है वो ज्यादा आउटपुट दे रहा था। हाउएवर वक्त के साथ साथ अब टर्शियरी सेक्टर जो है वो ज्यादा आउटपुट दे रहा है, कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूट टर्शियरी सेक्टर कर रहा है, तो यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर आज दुबई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट द बिजनेस कंसिडर दैट द इकोनॉमिक चेंजेस आर कंसिडर्ड, कि इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर इंपॉर्टेंट है वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे कितने ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, और सेकेंडली कौन सा सेक्टर जो है वो ज्यादा आउटपुट दे रहा है। जिस जगह पे एम्प्लॉयमेंट लेवल, जिस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट लेवल ज्यादा है प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी में, वो सेक्टर इंपॉर्टेंट है, और जो सबसे ज्यादा आउटपुट बना के दे रहा है वो सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं द टाइप्स ऑफ बिजनेस पे। डिफरेंट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइवेट बिजनेसेस। तो द मेन फीचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप, सोल ट्रेडर पढ़ेंगे, पार्टनरशिप पढ़ेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, फ्रेंचाइजेस, कोऑपरेटिव्स, जॉइंट वेंचर्स एंड सोशल एंटरप्राइज। सबसे पहले बात करते हैं सोल ट्रेडर की। अच्छा, इस नोट्स का पैटर्न ऐसा है कि डेफिनेशन है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, नो अदर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपके पेपर से रिलेटेड यही चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द एडवांटेजेस ऑफ the definition, the advantage and disadvantage. Sole trader. Sole trader is a business in which one person provides the permanent finance and in return has full control of the business and is able to keep all the profits. सही है। तो सोल ट्रेडर बेसिकली वो बिजनेस होते हैं, सही है, जो कि सोली बिजनेस को ओन करते हैं। एक ही पर्सन होता है, वो पूरा परमानेंट फाइनेंस जो है वो बिजनेस के अंदर डालता है और फुल कंट्रोल रखता है वो अपने बिजनेस के ऊपर, और कीपिंग ऑल द प्रॉफिट्स टू हिमसेल्फ। फायदे क्या है सोल ट्रेडर के? नंबर वन, इजी टू सेटअप, नो लीगल फॉर्मेलिटीज, ओनर हैज कंप्लीट कंट्रोल, कंट्रोल आपके डिवाइडेड नहीं होता। जो ओनर है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, मेरे पास पूरा कंट्रोल रहेगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। ओनर कीप्स ऑल प्रॉफिट्स एंड एबल टू चूज टाइम्स एंड पैटर्न्स ऑफ वर्किंग, तो ओनर खुद पैसे अपने पास रखता है और खुद उसकी मर्जी होती है, कभी भी वो आता है और कभी भी वो जा सकता है। डिसएडवांटेजेस, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि ओनर जो है वो अपने एसेट रिस्क पे रखता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, अब ये आगे भी पॉइंट्स आएंगे, तो मैं अभी से आप लोग को समझा रहा हूँ, सही है। अब देखें, दो किस्म की लायबिलिटीज होती हैं, सही है। एक होती है लायबिलिटी जो कि लिमिटेड होती है, और एक होती है लायबिलिटी जो कि अनलिमिटेड होती है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब दोनों में मैं आपको केस बनाता हूँ, केस बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, सही है, मैं बैंक के पास गया पैसे लेने के लिए, बैंक ने मुझे दिया लोन। अब मैंने एज अ सोल ट्रेडर बिजनेस स्टार्ट करा, सही है, तो जाहिर सी बात है सोल ट्रेडर के पास कौन सी होती है लायबिलिटी? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। दैट मीन्स कि अगर इन केस मेरा बिजनेस जो है, सही है, मेरा जो बिजनेस है अगर वो फ्लॉप हो जाता है, मतलब बैंकरप्ट हो जाता है, चलता नहीं है, तो क्या होगा? ये जो लोन मैंने बैंक से लिया हुआ है, सही है, इसके अगेंस्ट पे मुझे अपने घर, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जो है वो बेचनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू पे ऑफ दिस लोन, सही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब मैं ये लोन से मैं बिजनेस के एसेट्स खरीदूंगा, उनसे काम करूंगा, वो नहीं चलेगा। अगर बिजनेस फेल हो गया, तो डेफिनेटली जब मैं एसेट्स बेचने जाऊंगा, तो मुझे पूरे लोन के पैसे थोड़ी मिलेंगे, क्योंकि एसेट का डेप्रिसिएशन होता है, एसेट का वेर एंड टेयर होता है, तो एसेट की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी थ्रू आउट द ईयर्स। जब मैं बिजनेस में, अगर फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस बंद हो गया, तो जाहिर सी बात है जो एसेट में बेचने जाऊंगा उनकी वर्थ कम हो गई होगी, तो इसलिए मुझे लोन की जो पेमेंट देनी होगी वो ज्यादा देनी होगी, क्योंकि लोन पे इंटरेस्ट भी पे करना होगा, और हाउ एवर मेरे एसेट्स की वर्थ इतनी होगी नहीं, तो क्या होगा? मुझे अपने पर्सनल एसेट जो है वो बेचने पड़ जाएंगे। तो पर्सनल एसेट जो है वो मुझे अपने पर्सनल घर, अपनी पर्सनल गाड़ी, उनको बेचना पड़ जाएगा इन ऑर्डर टू पे बैक द लोन, सही है। और इसी का ऑपोजिट होता है लिमिटेड लायबिलिटी। तो अब लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होगा कि अब लिमिटेड लायबिलिटी में आपको अपना घर, अपने पर्सनल एसेट्स आर नॉट एट स्टेक, सही है। तो पर्सनल एसेट्स जो है वो आपके एट स्टेक नहीं होते, आर नॉट एट, ठीक है। तो आपकी पर्सनल एसेट स्टेक पे नहीं होते। तो हमेशा याद रखिएगा, सोल ट्रेडर को अनलिमिटेड लायबिलिटी जो है वो मिलती है, दैट मीन्स के आपके जो ओनर के जो पर्सनल एसेट्स हैं वो एट रिस्क होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा डिसएडवांटेज क्या है
दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपका डिफिकल्ट टू रेज एडिशनल कैपिटल। दैट मीन्स कि आप जो है वो काफी मसला होता है आपको एडिशनल कैपिटल रेज करने के लिए, काफी मुश्किल से आपके जो है वो पैसे मिलते हैं। ज्यादातर सोल ट्रेडर अपने खुद की सेविंग लगाता है, और खुद की सेविंग नहीं तो उसको लोन वगैरह बड़ी मुश्किलों से मिल रहा होता है। फिर लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि इन केस द ओनर डाइज, सही है, अगर डेथ ऑफ ओनर होती है, सही है, तो आपका जो बिजनेस जी। है वो बंद हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, सही है, अगर उसका कोई भी जो है वो केयर टेकर नहीं है। हाउएवर देखें, फॉर एग्जाम्पल, अब सवाल ये आता है अक्सर बच्चों से, जो सवाल बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि सर अगर कोई भी ओनर मर गया तो उसका बेटा या उसकी बेटी तो है, वो तो रन कर सकती है बिजनेस को, वो बिल्कुल कर सकती है, लेकिन जो नया जो लाइसेंस बनेगा या जो नया एग्रीमेंट बनेगा बिजनेस का, वो बनेगा उस बेटा बेटी या कोई भी थर्ड पर्सन जो भी बिजनेस को चला रहा है उसके नाम पे। तो जो बिजनेस उसके नाम पे था, जो रियल ओनर था, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर उसके साथ साथ उस कॉन्ट्रैक्ट जो भी बिजनेस का होता है, जो भी उसका फॉर्म होता है, जो भी लीगल राइट होता है उसका बिजनेस का, उसके हाथ से वो चला जाएगा। बिकॉज व्हेन द ओनर डाइज द बिजनेस हैज वेल डाइज। तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी है कि अगर इन केस अगर कोई ओनर मर जाता है, तो अगर उसका कोई केयर टेकर नहीं है, कोई हेयर नहीं है, तो डेफिनेटली वो बिजनेस भी बंद हो जाएगा या गवर्नमेंट उसको जब्त कर लेगी। फिर उसके बाद है पार्टनरशिप। Another form of ownership is partnership. Partnership is a business formed by two or more people. दो या दो से ज्यादा लोग जो है वो बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, सो वी से दैट के वो पार्टनरशिप कहलाती है। तो पार्टनरशिप में बेसिकली आप जो है वो एक शेयर्ड कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, सही है, आपस में, एंड यूजुअली शेयर्ड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जो है वो शेयर होती हैं, सही है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस इज पार्टनर्स में स्पेशलाइज इन डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, सही है। आपके पार्टनर्स जो है वो, जाहिर सी बात है, सोल ट्रेडर में क्या मसला था कि सोल ट्रेडर में सारी चीजें उसको देखनी पड़ती थी, तो एक मसला ये आता था कि उसको सारी चीजों में स्पेशलाइजेशन नहीं है। हाउएवर पार्टनर्स जो हैं वो स्पेशलाइज हो सकते हैं बिजनेस मैनेज करने में। फॉर एग्जांपल, कोई मार्केटिंग का स्पेशलिस्ट हो सकता है, कोई फाइनेंस का स्पेशलिस्ट हो सकता है, कोई ऑपरेशंस का स्पेशलिस्ट हो सकता है। तो बेसिकली इससे क्या होगा, इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर हो जाएंगी और चांसेस ऑफ फेलियर कम हो जाएंगे। दूसरा है कि बिजनेस लॉसेज आर शेयर्ड बिटवीन पार्टनर्स। एक और फायदा ये है कि जो लॉस होता है, सोल ट्रेडर को खुद बेयर करना पड़ता है पूरा लॉस। हाउएवर यहाँ पे पार्टनर्स में शेयर हो जाएगा, तो लॉस की परसेंटेज कम हो जाएगी। एडिशनल कैपिटल इंजेक्टेड बाय ईच पार्टनर। आपके जो सोल ट्रेडर है उसमें एक ही बिजनेस है, एक ही ओनर था, एक ही ओनर अपना पैसा लेकर आ सकता था, लेकिन यहाँ पे तीन चार ओनर है, पांच ओनर्स हैं, तो वो पांचों ओनर्स जो है वो आपने डिफरेंट डिफरेंट सेविंग्स लेकर आ सकते हैं और इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, तो ओवरऑल द पूल ऑफ मनी विल इंक्रीज। डिसएडवांटेज क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर और पार्टनर्स। इसके अंदर भी क्या है कि अगर ये लोग बैंक लोन वगैरह लेते हैं, तो बैंक लोन वगैरह लेने से क्या मसला आएगा कि इन पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स विल बी एट स्टेक। फिर नॉट पॉसिबल टू रेज कैपिटल फ्रॉम सेलिंग शेयर्स, सही है, आप जो है वो शेयर इशू करके जो है वो अपना कैपिटल रेज नहीं कर सकते, क्योंकि शेयर इशू सिर्फ वो सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कर सकती है। और लास्टली प्रॉफिट आर शेयर्ड, कि सोल ट्रेडर में क्या आता क्या फायदा था कि प्रॉफिट सारा सोल ट्रेडर रखता था। हाउएवर यहाँ पे आपको पार्टनर के साथ प्रॉफिट शेयर करना पड़ जाएगा। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। Moving on to private limited company. And private limited company is a small, medium-sized business that is owned by shareholders who are often members of the same family. This company cannot sell shares to the general public. तो यहाँ पे एक ये मीडियम साइज बिजनेस होता है आपका, तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एंड दैट इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स हु आर ऑफन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। तो यहाँ पे हम लोग ओनर्स को कहते हैं शेयर होल्डर्स। क्या कहते हैं? ओनर्स ऑफ अ कंपनी। ओनर्स ऑफ अ कंपनी आर नोन एज shareholders. So, who are often members of the same family, this company cannot sell shares to the general public. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ओनर्स जो है वो बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, सही है, वो मीडियम साइज बिजनेसेस होते हैं, सही है, और ओनर्स जो है वो शेयर होल्डर्स हु आर ऑफन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। तो ज्यादातर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो सेम फैमिली के मेंबर्स होते हैं, और ये लोग जो है वो बेसिकली अपने शेयर्स इशू कर सकते हैं टू द फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल, सही है। एंड दिस कंपनी कैन नॉट सेल शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक को आप जो है वो शेयर इशू नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर मीडियम साइज बिजनेसेस ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स हु आर ऑफन द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। या वर्कर्स को भी आप इशू कर सकते हो, आप जो है वो फ्रेंड्स को भी इशू कर सकते हो, सही है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को आप इशू करते हो जिनको आप जानते हो, जनरल पब्लिक को इशू
नहीं कर सकते। एडवांटेजेस क्या है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के? शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। अब यहाँ पे शेयर होल्डर्स के पास है लिमिटेड लायबिलिटी। अब लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर बैंक लोन वगैरह लिया हुआ है किसी शेयर होल्डर ने, तो या बिजनेस ने अगर बैंक लोन लेता है तो ये ऑपरेशंस के लिए, तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पर्सनल एसेट्स विल नॉट बी एट स्टेक। तो ये आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं शेयर होल्डर्स के, वो एट स्टेक नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ जो बिजनेस के एसेट्स हैं उनको जो है वो सीज कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि जैसे हमने सोल ट्रेडर और में पढ़ा था कि अगर डेथ ऑफ ओनर हो जाए, मतलब कि शेयर होल्डर की अगर डेथ हो जाती है या ओनर की डेथ हो जाती है, तो हम लोग बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये है कि कोई भी शेयर होल्डर जिसकी डेथ हो जाए, बिजनेस फिर भी कंटिन्यू होगा। और लास्टली सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता ही है कि आपका बिजनेस और आपका ओनर दोनों जो है वो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। कि अगर फॉर एग्जांपल कोई केस अगर बिजनेस पे होता है किसी भी रीजन की वजह से, तो ओनर जो है वो जेल में नहीं जाएगा, जो शेयर होल्डर है वो जेल में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फायदा है इसका। तो लिमिटेड लायबिलिटी के पर्सनल एसेट एट स्टेक नहीं है। कंटिन्यूटी है कि अगर डेथ हो जाए किसी शेयर होल्डर की तो तब भी बिजनेस चलता रहेगा। और लास्टली सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग आइडेंटिटी है। तो अगर बिजनेस पे कोई केस होता है तो ओनर जो है वो सेपरेटली ओनर जो है वो जेल में नहीं जाएगा। फिर ओरिजिनल ओनर इज स्टिल ऑफन एबल टू रिटेन कंट्रोल। अब इसके अंदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में फायदा ये है कि जो रियल ओनर होता है ना, उसका कंट्रोल बरकरार रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कंपनी है, मैंने कंपनी स्टार्ट की है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और मैं उसका रियल ओनर हूँ, तो मेरा कंट्रोल तो ओरिजिनल ओनर फॉर एग्जांपल अगर मेरा बिजनेस था, मैंने इनिशियली बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो डेफिनेटली मैं उस बिजनेस का जो है वो कंट्रोल रिटेन कर पाऊंगा कि मैं कम से कम जो है वो अपने शेयर इशू करूंगा टू अदर शेयर होल्डर्स और ज्यादा शेयर अपने पास रखूंगा। फिर एबल टू रेज कैपिटल फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स टू फैमिली फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉयज। सही है। अब बेसिकली अगर मैं यहाँ पे जो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में मसला आ रहा था वो यही आ रहा था कि मैं शेयर इशू नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट मुझे ये है कि मैं सेल ऑफ शेयर कर सकता हूँ टू द जनरल, नॉट जनरल पब्लिक बट टू द फैमिली फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉयज। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक फायदा है। फिर डिसएडवांटेज क्या है? लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व इन एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस। तो ये बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व होती है एस्टैब्लिशिंग द होल बिजनेस। पूरा बिजनेस स्टैब्लिश करने में काफी लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व होती है। तो ये कंपनी सेटअप करना, गवर्नमेंट से परमिशन लेना, शेयर इशू की परमिशन लेना, ये सारी चीजें। फिर कैपिटल कैन नॉट बी रेज बाय सेल ऑफ शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। एक डिसएडवांटेज ये है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कनेक्ट करता है कि आपका डिसएडवांटेज यहाँ पे ये है कि आप जो है वो पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकते। सेल ऑफ शेयर्स टू द जनरल पब्लिक नहीं हो सकता। हाउएवर आप अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी होते तो आप शेयर इशू कर सकते थे टू द जनरल पब्लिक। फिर लेस सीक्रेसी ओवर द फाइनेंशियल अफेयर्स देन सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप। अब यहाँ पे क्या होता है? लेस सीक्रेसी ऑन फाइनेंशियल अफेयर्स। फाइनेंशियल अफेयर्स मतलब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। यहाँ पे आपको अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो है वो सारे शेयर होल्डर्स को दिखानी पड़ेगी। सारे शेयर होल्डर्स जितने भी हैं उनको बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। तो द रियल ओनर जो है उसके उसका मसला यही आता है कि ही हैज लेस सीक्रेसी ओवर हिज अकाउंट्स, कि आपके जो अकाउंट्स है उस पर लेस सीक्रेसी है कि आपको लोगों को दिखाना पड़ेगा। और प्लस ऑडिटर्स वगैरह आते हैं जो कंपनी का ऑडिट करते हैं, तो ऑडिटर्स वगैरह जो कंपनी का ऑडिट करेंगे तो डेफिनेटली उनके पास भी इंफॉर्मेशन जाएगी। वो भी एक थर्ड पार्टी है जिनके पास इंफॉर्मेशन जाएगी। तो यहाँ पे ये मसला है कि सीक्रेसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज लेस। फिर आ जाते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज ऑफन अ लार्ज बिजनेस with the legal right to sell shares to the general public. Share prices is quoted on the national stock exchange. तो यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो ऑफन लार्ज बिजनेसेस होते हैं और उनका काम क्या होता है? सेल करना शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। और ये लोग लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। हर कंट्री का एक स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो ये जैसे पाकिस्तान की बात करें तो PSX, तो ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो नेस्डैक। तो ये बेसिकली आपका स्टॉक एक्सचेंज होता है और इसपे जो है वो पब्लिक आपकी कंपनीज जो है वो एक्सचेंज कर रही होती हैं शेयर्स को। सही है। शेयर्स क्या होती हैं? बेसिकली वो सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप होता है एक कंपनी का। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनीज क्या करती हैं? वो जनरल पब्लिक को जो है वो शेयर इशू कर सकती हैं। तो एडवांटेजेस क्या है? शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। अगेन ये भी एडवांटेज और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एडवांटेज दोनों सेम है कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है। दैट मीन्स के शेयर होल्डर्स
जो होते हैं, जो जनरल पब्लिक होती है, वही शेयर होल्डर्स होती है ना। तो शेयर होल्डर्स के पर्सनल एसेट एट स्टेक नहीं होते हैं। इन केस कोई भी शेयर होल्डर मरता है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बंद नहीं होती, चलती रहती है। और लास्टली सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है कि अगर कोई केस होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे, तो पब्लिक वो बिजनेस पे ही रहेगा, ओनर्स जो है वो जेल पे नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद ईज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स फॉर शेयर होल्डर्स, दिस एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन पीएलसीज। तो आप आराम से स्टॉक एक्सचेंज पे बाय एंड सेलिंग कर सकते हो शेयर्स की। सही है, जो कंपनी आपको पसंद आ रही है, अच्छा परफॉर्मेंस है, उसका शेयर बाय कर लिया। जो कंपनी अच्छी नहीं लग रही, उसकी परफॉर्मेंस खराब है, उसका शेयर आपने बेच दिया। Access to substantial capital sources due to the ability to issue a prospectus to public and to offer shares for sale. सब्सटैंशियल कैपिटल सोर्सेज आपको मिलते हैं, मतलब कि आप आराम से जो है वो ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस गेन कर सकते हो। आपको सोल ट्रेडर पार्टनरशिप की तरह ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। आप जो है वो आराम से जब आपको पैसों की जरूरत हो, मार्केट में शेयर इशू करो और पैसे गैदर कर लो। ठीक है। हाउएवर डिसएडवांटेज क्या है? लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व इन एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस। बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व होती हैं। कैसी कैसी? मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं आपको। अभी हम लोग दो डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना रही होती है। तो बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने पड़ जाएंगे इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। फिर कॉस्ट ऑफ बिजनेस कंसल्टेंट्स एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स व्हेन क्रिएटिंग सच कंपनी। अब कंपनी स्टार्ट करना ना काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी लीगल चीजें जाननी पड़ती हैं, और लीगल चीजों के हिसाब से जो है वो आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने होते हैं। तो उसके लिए आपको बिजनेस कंसल्टेंट्स हायर करने पड़ते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हायर करने पड़ते हैं, जो कि आपको एडवाइस करते हैं कि कितने शेयर इशू करें, कितने शेयर इशू नहीं करें। तो वो काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, तो ये वो ज्यादा सैलरीज लेते हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि आपको जो है वो काफी महंगे वर्कर्स हायर करने पड़ जाएंगे। फिर उसके बाद रिस्क ऑफ टेक ओवर ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। आपका रिस्क ऑफ टेक ओवर काफी हाई होता है, क्योंकि आपके जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल होते हैं। तो कोई भी बंदा आके आपके शेयर्स खरीद सकता है, और अगर उसने ज्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर्स खरीद ली तो फिर उसका जो अथॉरिटी है, उसका जो ओनरशिप का राइट है, वो उसके पास चला जाता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि ऑलवेज देयर इज अ रिस्क ऑफ टेक ओवर। टेक ओवर का रिस्क हमेशा पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे होता है। तो यहाँ पे ये इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। सही है। कोई भी क्वेरी हो, फिर बोल रहा हूँ आप लोग को कि आप लोग जो है वो क्वेरीज नोट डाउन करें या मुझे व्हाट्सएप पे भेजते रहे, मैं फिर उसको बाद में डील करूंगा। ठीक है। अब बात करते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज इन सेटिंग अप अ कंपनी। अब लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होती हैं, जो अभी हमने डिस्कस करा कि डिसएडवांटेज है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का कि लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं इन सेटिंग अप द बिजनेस। तो वो लीगल फॉर्मेलिटीज क्या क्या होती है? नंबर 1, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट का नाम है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बनाती हैं। तो इसके अंदर होता क्या है? दिस स्टेट्स द नेम ऑफ द कंपनी, द एड्रेस ऑफ द हेड ऑफिस, आपके हेड ऑफिस का एड्रेस होता है, थ्रू विच इट कैन बी कॉन्टैक्टेड, द मैक्सिमम शेयर कैपिटल of for which the company seeks authorization and the declared aims of the business. तो यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप क्या क्या चीजें डालते हो? द नेम ऑफ द कंपनी, द एड्रेस ऑफ द हेड ऑफिस, के हेड ऑफिस का एड्रेस क्या है, जो मैक्सिमम शेयर कैपिटल बिजनेस इशू करता है इनिशियली, कितने शेयर बिजनेस इशू करेगा, 10,000, 1,00,000, 20,000, जो भी शेयर इशू करने उसको इनिशियली, वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अंदर आप लिखते बताते हो फॉर विच द कंपनी सीक्स ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है कि कंपनी गवर्नमेंट से जो है वो परमिशन मांगती है, तो कितने शेयर्स की परमिशन मांग रही है इशू करने में इनिशियली, वो रिकॉर्डेड होता है यहाँ पे। एंड एम्स ऑफ द बिजनेस के बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो उसको अचीव करने। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा जो डॉक्यूमेंट बनता है वो बनता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। दिस डॉक्यूमेंट कवर्स द इंटरनल वर्किंग्स एंड कंट्रोल ऑफ द बिजनेसेस, फॉर एग्जांपल द नेम ऑफ डायरेक्टर्स एंड द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड एट मीटिंग्स विल बी डिटेल्ड। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दूसरा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर इंटरनल वर्किंग्स होती है कि बिजनेस को रन कौन करेगा, हु विल बी द सीईओ, हु विल बी द डायरेक्टर्स। सही है। बिजनेस में मीटिंग्स कैसे कंडक्ट होंगी, एनुअल जनरल मीटिंग। अब एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है? बेसिकली एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं, एजीएम जिसे हम कहते हैं। सही है। इस मीटिंग में सारे शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है, शेयर होल्डर्स आर इनवाइटेड, और उनको जो है वो बेसिकली एक वोटिंग राइट मिलता है कि वो लोग वोट करें कि डायरेक्टर्स कौन बनेंगे नेक्स्ट अपकमिंग सेशन के लिए। और इनको जो है वो बेसिकली पूरी साल की परफॉर्मेंस बताई जाती है कि कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस करी है। ठीक है। तो ये आपके चार मेन जो है वो आपके फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस हैं,
कौन कौन से? सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये चार आपके जो है वो मेन सोर्सेज ऑफ मेन टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं। अब अदर टाइप्स ऑफ बिजनेसेस पे आ जाते हैं, सही है, दैट इज कॉपरेटिव्स। Cooperatives can be defined as a business owned and controlled equally by members who use its services or who work at it. तो यहाँ पे cooperative जो है वो दो तरीके की होती हैं बेसिकली, एक होती है वर्कर्स कोऑपरेटिव और एक होती है कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। वर्कर कोऑपरेटिव्स बेसिकली वो होती हैं जो खुद कोई चीज प्रोड्यूस कर रही होती हैं, और कंज्यूमर कोऑपरेटिव सिंपली रिटेल की होती हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई फार्मर्स हैं, बहुत सारे फार्मर्स हैं भाई, इंटीरियर अगर आप चले जाएं तो बहुत सारे फार्मर्स हैं। अब वो लोग डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स उगाते हैं, सही है, डिफरेंट डिफरेंट जो है वो क्रॉप्स उगा रहे हैं, या सेम भी अगर उगा रहे हैं, तो बेसिकली अगर वो अलग अलग बेचने जाएं तो उनको काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, और अलग अलग अगर वो सब खरीदने जाएं तो उनको कॉस्टली पड़ेगा। जैसे अगर वो लेट्स सपोज जो फर्टिलाइजर्स वगैरह खरीदते हैं, जो सीड्स वगैरह खरीदते हैं, अगर वो सिर्फ अपने फार्म के लिए खरीद रहे हैं तो उनको जाहिर सी बात है वो स्मॉलर क्वांटिटीज में खरीदेंगे, स्मॉलर क्वांटिटीज में खरीदेंगे तो उनको काफी महंगा पड़ेगा। हाउएवर अगर वो मिलके एक कोऑपरेटिव बना लें, सही है, कि भाई हम लोग एक साथ जाके खरीदेंगे सारा, और फिर उसके बाद आपस में हम लोग बांट लेंगे। फिर इसी तरह हम जब बेचने जाएंगे कंज्यूमर्स को मार्केट के अंदर, तो हम लोग ये कोऑपरेटिव बना के बेचेंगे, सही है, और वो कोऑपरेटिव जो है वो अपना हम लोग जो है वो एक जगह मिलके अपने अपने क्रॉप बेचेंगे, और फिर हम लोग दोबारा से पैसे कमाएंगे, तो फिर वापस आके दोबारा से हम ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है कोऑपरेटिव वर्कर कोऑपरेटिव में। कंज्यूमर कोऑपरेटिव क्या होता है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव होता है कि जब आपके कंज्यूमर जो है, तो ये वो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल भाई मेरी बिल्डिंग में 50 फ्लैट है, अब 50 फ्लैट 50 घर में जाहिर सी बात है राशन आता है, घर का सारी चीज आती है। अब हम लोग ने क्या करा, हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग जो है वो बल्क में खरीद लेते हैं, सही है, बल्क में खरीदते हैं और अपने पास अपने आपको भी बेचते हैं, मतलब मैंने बल्क में जाके खरीद लिया सामान, अब जो है वो मैं बिल्डिंग में भी बेच रहा हूँ सस्ते रेट पे, और जो बाहर से कोई लोग आ रहे हैं खरीदने तो उनको भी सेल कर रहा हूँ। दैट इज सिंपली योर कंज्यूमर रिटेलर। जैसे एक एग्जांपल है शारजा कोऑपरेटिव की, तो शारजा में बेसिकली एक कोऑपरेटिव बना हुआ है, सही है, तो उसके अंदर होता क्या है बेसिकली कि आपकी जितने भी ये लोकल्स होते हैं, वहाँ के अरबी लोकल्स होते हैं, उन्होंने आपस में मिलके एक कोऑपरेटिव खोला हुआ है। और वो कोऑपरेटिव का फायदा क्या है कि वो एक समझ लो एक स्टोर है, इम्तियाज की तरह एक स्टोर है, और उसके अंदर आप जाओ तो अगर आप लोकल हो तो लोकल को जो चीजें हैं वो सस्ते रेट पे मिलती है। लोकल के लिए आपको अपनी आइडेंटिटी दिखानी होती है वहाँ पे, और जो नॉर्मल जो हम जैसे लोग हैं, हम लोग जाके खरीदेंगे, सही है, या कोई विजिटर्स कोई फॉरेनर्स आए हुए हैं वो लोग जाके खरीदेंगे, तो उनको जो है वो नॉर्मल रेट पे चीजें मिलेंगी, और जो लोकल्स होंगे उनको डिस्काउंटेड रेट पे चीजें मिलेंगी। तो दीज आर व्हाट कोऑपरेटिव्स आर। ये रिटेल कोऑपरेटिव बेसिकली आप बल्क में चीजें खरीद लेते हो और फिर सस्ते अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को जो है वो सस्ते में बेच रहे होते हो। जैसे मेमन जमात हो गई, शिया लोग हो गए, तो ये लोग भी यही कर रहे होते हैं यहाँ पे, सही है, कि अपना आप जो है वो चीजें, या जैसे मेमन है, अब मेमन जो है वो जब कारोबार करते हैं तो आपस में जो है, जैसे कैटल फार्म का अगर कारोबार कर रहा है तो वो कैटल फार्म अपने मेमनों को जो है वो सस्ते रेट में देगा, गाय जो भी बकरी वकरी बेच रहा है, और दूसरे जो लोग खरीदने आ रहे हैं उनको महंगे रेट पे देगा। तो ये क्या है, ये सारी चीजें कॉपरेटिव्स की एग्जांपल होती हैं, ठीक है। So cooperatives can be defined as a business owned and controlled equally by members who use its services or who work at it. सही है। Advantages क्या है? Number one, buy in bulk, working together to solve problems and take decisions. Good motivation for all members to work hard as they will benefit from shared profits. तो अगेन इसका थोड़ा बहुत मिलता जुलता पार्टनरशिप का ही है, कि पार्टनरशिप की तरह ही जहाँ पे दो बेनिफिट्स हैं कि एक साथ काम करते हैं अच्छे डिसीजंस लेने के लिए, और मोटिवेशन होती है ज्यादा मेहनत करने के लिए, क्यों? क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, एंड प्लस ये लोग बल्क में भी बाय कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? पुअर मैनेजमेंट स्किल्स, क्योंकि फार्मर्स वगैरह होते हैं तो वो लोग ज्यादा उनको मैनेजमेंट स्किल्स उनकी पुअर होती हैं, तो डेफिनेटली वो इतने ज्यादा बेहतर डिसीजन नहीं ले सकते। हाउएवर अगर उन्होंने प्रोफेशनल्स हायर करते हैं, वो लोग मैनेजर्स हायर करते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, तो उनके लिए काफी फायदेमंद होगी ये चीज, कि अगर वो लोग प्रोफेशनल मैनेजर्स भी हायर कर पाएंगे, उनको भले पैसे ज्यादा दें लेकिन वो प्रॉपर्ली मैनेज करके देंगे उनको कॉपरेटिव्स। फिर कैपिटल शॉर्टेजेस, बिकॉज नो सेल ऑफ शेयर्स टू द नॉन मेंबर जनरल पब्लिक इज अलाउड। तो जनरल पब्लिक को आप इशू नहीं कर सकते शेयर, तो अक्सर मसला क्या आ सकता है कैपिटल शॉर्टेजेस का, कि आपस में आपके पास पैसे अगर खत्म हो जाए तो किसके पास जाओगे पैसे लेने के लिए।
फिर स्लो डिसीजन मेकिंग, क्योंकि सारे मेंबर से आपको पूछना पड़ता है फिर डिसीजन लिया जाता है, तो उसमें डिसीजन मेकिंग काफी हल्की, काफी स्लो होती है। तो दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कॉपरेटिव्स। अब फ्रेंचाइज बिजनेस की बात करते हैं। तो फ्रेंचाइज इज अ बिजनेस दैट यूजेस द नेम, लोगो एंड ट्रेडिंग सिस्टम of an existing successful business. This is not a strictly form of a legal structure for a business, but it is a legal contract between two firms. तो बेसिकली कौन होता है, दो लोग होते हैं फ्रेंचाइजिंग बिजनेस में, एक होता है फ्रेंचाइजर और एक होता है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर के बाद फ्रेंचाइजी जाता है बाय करने के लिए उसके क्या क्या, नेम, लोगो एंड ट्रेडिंग सिस्टम्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। सही है। और फ्रेंचाइजर जो है वो सेल करता है इसको, बट एग्रीमेंट को करता है अपने, वो क्या करता है, वो बोलता है कि भाई आप सेल का कोई शेयर हमें दोगे, सेल का परसेंटेज दोगे, फिर लाइसेंस फी दोगे, ये सारी चीजें जो है वो मांगता है इन रिटर्न। तो फ्रेंचाइज में बेसिकली क्या होता है कि दो आपस में फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी दोनों एग्रीमेंट करते हैं और आपस में जो है वो शेयर करते हैं अपना नाम। जैसे केएफसी है, अब केएफसी, मैकडोनल्ड्स, ये सारे आपके फ्रेंचाइजेज हैं। मैकडोनल्ड्स हो गया आपका, पिज्जा हट वगैरह, सारे इनका सिस्टम ही यही है कि ये लोग फ्रेंचाइजिंग पे चल रहे होते हैं कि अगर ले सपोज मेरे पास पैसे हैं, मैं जाके केएफसी की फ्रेंचाइज कहीं भी किसी भी एरिया में खोल सकता हूँ। तो रीजन, वन ऑफ द रीजन इज दैट कि सेफ होता है, कि आपको पता है कि एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, वेल एस्टैब्लिश बिजनेस है, तो चलेगा। तो अगर यहाँ पे एडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे पहला एडवांटेज यही है कि fewer chances of new business failing as an established brand and a product are being used. तो chances of failure of the businesses, business failure के chances बहुत कम हो जाते हैं। Advice and training offered by the franchisor, तो यहाँ पे ये है कि आपके जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको एडवाइस और ट्रेनिंग मिल जाती है फ्रॉम द फ्रेंचाइजर। फिर नेशनल एडवर्टाइजिंग पेड फॉर बाय फ्रेंचाइजर, नेशनल लेवल पे जो एडवर्टाइजिंग हो रही होती है, जैसे केएफसी है, अब केएफसी गुलशन की अलग एडवर्टाइजिंग तो नहीं देखी ना कभी आपने, केएफसी का एक ही एड बनता है और वो सारे केएफसी के ब्रांचेस के लिए बनता है, ठीक है। तो नेशनल एडवर्टाइजिंग कौन, नेशनल लेवल पे जो एडवर्टाइजिंग होती है वो कौन कर रहा होता है, आपका फ्रेंचाइजर, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और रेवेन्यू हैज टू बी पेड टू द फ्रेंचाइजर ईच ईयर, आपको थोड़ा शेयर ऑफ प्रॉफिट और रेवेन्यू का थोड़ा परसेंटेज फ्रेंचाइजर को हर साल देना पड़ेगा। फिर इनिशियली फ्रेंचाइज लाइसेंस फी कैन बी एक्सपेंसिव, आपकी जो फ्रेंचाइज की लाइसेंस फी है वो काफी एक्सपेंसिव होती है आपकी। फिर लोकल प्रमोशंस में स्टिल हैव टू बी पेड फॉर बाय फ्रेंचाइजी, फिर लोकल प्रमोशन जो है वो किसको करनी पड़ेगी, फ्रेंचाइजी को खुद से करनी पड़ेगी, कि लोकल एरिया में जो है वो आपने मार्केटिंग कर दिया, लोकल एरिया में आपने या अपनी ब्रांच के अंदर आपने बैनर वैनर लगा दिए, वो सारा खर्चा कौन उठाएगा, आपका फ्रेंचाइज उठाएगी। फिर जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर इज व्हेन two or more businesses agree to work closely together on a particular project and create a separate business division. तो जॉइंट वेंचर क्या होता है कि जब दो बिजनेस, बिजनेस ए और लेट्स सपोज बिजनेस बी, दोनों मिलके जो है वो स्टार्ट करते हैं तीसरा वेंचर, दैट इज बिजनेस सी। सही है। तो इसको हम कहते हैं कि ये जॉइंट वेंचर है। फॉर एग्जांपल अगर रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो सोनी और एरिक्सन, तो ये दो अलग अलग कंपनी थी और इन्होंने 90s में या 2000s में भी, बल्कि अर्ली 2000s में फोन लॉन्च किया था एक सोनी एरिक्सन का। सही है। तो ये आपके कौन होते हैं, जॉइंट वेंचर्स कहलाते हैं। तो जॉइंट वेंचर इज व्हेन टू और मोर businesses agree to work closely together on a particular project and create a separate business division to do so. एडवांटेजेस क्या है, मतलब इनके अपने मतलब सोनी का अपने ऑपरेशंस भी चल रहे थे होम अप्लायंसेस वाले के, एरिक्सन का अपना नेटवर्किंग कंपनी भी चल रही थी और दोनों सेलफोन्स भी बना रहे थे, ठीक है। तो इसमें अपने बिजनेसेस जो है वो चलते रहते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ अ न्यू बिजनेस वेंचर्स आर शेयर्ड, आपस में आपका बिजनेस का वेंचर का कॉस्ट और रिस्क शेयर हो जाता है। Different companies might have different strengths and experiences and they therefore fit well together. For example, सोनी के पास शायद प्रोडक्ट बनाने की वो हो ज्यादा, एरिक्सन के पास शायद कैमरा की एक्सपर्टीज हो। दोनों कंपनीज मिलके अपनी एक्सपर्टीज शेयर करती हैं, अपनी स्ट्रेंथ शेयर करती हैं और उससे जो है वो दे फिट वेल टू द टुगेदर। They might have their major markets in different countries and they could exploit these with new products. For example, Sony की मेजर मार्केट लेट्स सपोज जापान में थी और एरिक्सन की मेजर मार्केट लेट्स सपोज चाइना में थी। तो दोनों जो नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये जो सेलफोन बना रहे हैं, ये अपनी जापान में भी सेल कर सकते हैं और अपनी चाइना में भी सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली एक कस्टमर बेस बनाना आपको काफी आसान हो जाता है कि आपके पास दो कंट्रीज के कस्टमर मौजूद होते हैं। फिर डिसएडवांटेजेस क्या है, स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट एंड कल्चर माइट बी डिफरेंट। हो सकता है सोनी जो है वो थोड़ा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की तरफ हो, दैट मीन्स के ये थोड़ा बॉसी
इसके मैनेजर्स जो है वो बॉसी हो, हाउएवर एरिक्सन जो है वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल फॉलो करता हो। तो जब मैनेजमेंट कल्चर डिफरेंट होते हैं ना, कि जाहिर सी बात है दोनों बिजनेस के मैनेजर्स डिफरेंट है, सही है, उनके कल्चर डिफरेंट है, तो फिर प्रॉब्लम आती है कि दे कैन नॉट वर्क टुगेदर, सही है, प्रॉपर्ली। फिर एरर्स एंड मिस्टेक्स माइट लीड टू वन ब्लेमिंग टू अदर, कि कोई मसला हुआ, कोई सेल्स गिरी, कोई प्रोडक्ट में खराबी आई, तो एक दूसरे पे ब्लेम गेम कर सकते हैं। फिर द बिजनेस फेलियर ऑफ वन ऑफ द पार्टनर्स वुड पुट द होल प्रोजेक्ट एट रिस्क। तो यहाँ पे अगर बिजनेस फेलियर हो गया किसी भी एक पार्टनर का, जैसे सोनी अगर बंद हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो सोनी बंद हो गया तो मतलब ये जो सोनी एरिक्सन है, ये पूरा बिजनेस भी एट स्टेक आ जाएगा, क्योंकि सोनी के पास पैसे नहीं होंगे सोनी एरिक्सन में डालने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे ये भी डिसएडवांटेज आपका फेस होता है जॉइंट वेंचर का। फिर बात करते हैं सोशल एंटरप्राइजेस की। तो सोशल एंटरप्राइजेस इज अ बिजनेस with mainly social objectives that reinvest most of its profit into benefiting society rather than maximizing returns to owners. तो social enterprises जो है वो बेसिकली social objectives वाले businesses होते हैं, जो ज्यादातर अपना पैसा reinvest करते हैं और अपना profit जो है वो reinvest करते हैं into the business itself। और बेसिकली बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? ताकि वो बिजनेस सोसाइटी को बेनिफिट करे। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल एंटरप्राइजेस आर इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? मेक अ प्रॉफिट एंड रीइन्वेस्ट बैक इनटू द बिजनेस एंड प्रोवाइड सम रिटर्न टू ओनर्स। तो इकोनॉमिक इनका जो तीन मेन एम्स होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन ऑब्जेक्टिव्स। क्या कहते हैं? ट्रिपल बॉटम लाइन ऑब्जेक्टिव्स। और इकोनॉमिक इनका बेनिफिट क्या होता है कि प्रॉफिट करें अगर तो उसको री इन्वेस्ट करें बिजनेस के अंदर, और थोड़ा बहुत रिटर्न दे दें टू द ओनर। जो ओनर जो मेहनत कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत रिटर्न मिलना चाहिए। प्रोवाइड जॉब्स और सपोर्ट फॉर लोकल ऑफन डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल केएफसी करता है। केएफसी क्या करता है? केएफसी जो है वो अपने जो डम एंड वो होते हैं, जो गूंगे बहरे होते हैं, उनको जो है वो एम्प्लॉयमेंट देता है। सही है, बहुत सारी उनकी ब्रांचेस में आप देखेंगे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो काफी डेफ एंड डम होते हैं। तो बेसिकली वो लोग डिसएडवांटेज कम्युनिटीज को जॉब देते हैं। ये भी एक सोशल एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव होता है। और फिर लास्टली एनवायरनमेंट के प्रोटेक्ट करें एनवायरनमेंट को एंड टू मैनेज द बिजनेस इन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे। तो ये आपके तीन जो है वो बेसिकली ट्रिपल बॉटम लाइन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये सोशल एंटरप्राइज के आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, सही है। फिर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड देयर इंपॉर्टेंस। लिमिटेड लायबिलिटी, लीगल पर्सनालिटी और कंटिन्यूटी, ये तीनों चीजें मैं समझा चुका हूँ अभी आप लोग को, और दोबारा से समझा देता हूँ। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपका जो कंपनीज है, सही है, कंपनीज जो है, सही है, वो बेसिकली लिमिटेड होता है उनका लोन वगैरह अगर वो लोग कुछ लेती हैं तो उनके पर्सनल एसेट एट स्टेक नहीं होते, सिर्फ वो सिर्फ वो एसेट्स जो बिजनेस के अंदर मौजूद होते हैं वो एट स्टेक होते हैं। लीगल पर्सनालिटी का मतलब ये होता है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। दैट मींस कि जो ओनर और बिजनेस हैं दोनों अलग अलग आइडेंटिटी हैं, तो अगर बिजनेस पे कोई केस होता है तो ओनर जेल नहीं जाएगा। एंड लास्टली कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब ये इन केस ऑफ अगर कोई डेथ हो गई ओनर की, तो ओनर की डेथ हो गई तो बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो बेसिकली इनका जो कॉन्सेप्ट है ये सारा जो है वो ये लिमिटेड कंपनीज के लिए है, सही है। अनलिमिटेड वो अपना जो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप है उनको ये तीनों चीजें नहीं मिलती। कंटिन्यूटी नहीं है उनकी, लीगल पर्सनालिटी नहीं है, और अनलिमिटेड लायबिलिटी भी उनके पास नहीं है। तो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के पास ये तीनों चीजें मौजूद नहीं है। नहीं है। आगे बात, मूविंग ऑन, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप। कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन रही है, या सोल ट्रेडर पार्टनरशिप जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन रही है, तो मतलब यहाँ पे ये सोल ट्रेडर पार्टनरशिप इनटू कंपनी, कंपनी में बनेगा तो क्या फायदा होगा सोल ट्रेडर को या पार्टनरशिप को? एक्सेस टू मोर फाइनेंस, आपके पास शेयर इशू का ऑप्शन आ जाएगा, आपका बिजनेस रिलेटिवली लार्ज हो जाएगा तो बैंक लोन्स अवेलेबल होंगे, तो कंपनी में ये फायदा होगा। फिर गेनिंग लीगल आइडेंटिटी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिल जाएगी आपको, तो ये तो कोई भी केस जो बिजनेस पे होगा वो ओनर उसके अंदर जेल नहीं जाएगा। प्रोटेक्टिंग ओनर्स कैपिटल थ्रू लिमिटेड लायबिलिटी, फिर आपको लिमिटेड लायबिलिटी भी हासिल होगी कि आपके पर्सनल एसेट्स का भी जो है वो प्रोटेक्शन आ जाएगी। डिसएडवांटेजेस क्या है? लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा हैं, आपकी जो ओनरशिप है वो चली जाएगी, क्योंकि आप शेयर इशू करोगे तो आपको शेयर में जो है वो, आपको जब शेयर इशू करोगे तो आपकी ओनरशिप डिवाइड होना शुरू हो जाएगी, तो आपकी पूरी 100% जो ओनरशिप थी सोल ट्रेडर की अब वो नहीं बचेगी। फिर प्रॉफिट्स आर शेयर्ड, अगेन यहाँ पे जो प्रॉफिट्स हैं उनको आपको शेयर होल्डर्स को पे करना पड़ेगा, शेयर होल्डर को डिवाइड करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट्स खुद नहीं रख पाओगे आप एज अ सोल ट्रेडर, आपको जो है वो प्रॉफिट शेयर करने पड़ जाएंगे, तो ये डिसएडवांटेज। तो ये आपका पूरा चैप्टर 2 है।
तो अगेन अब मैं ये वाली जो मीटिंग है इसको एंड कर रहा हूँ, सही है, ताकि ये रिकॉर्डिंग जो है वो अलग से आ जाए।